students and welcome back to my BMS channel. Today we are going to start third part of MCH program. यहाँ तक तो हमने बात की मदर की, अब हम बात करते हैं बच्चे की, दैट इज़ केयर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो एक बच्चे को हम क्लासिफाई करते हैं 3 फेज़ में, जो कि होता है उसका इन्फेंसी पीरियड, प्री स्कूल एज एंड स्कूल एज। इन्फेंसी पीरियड जो कि 1 साल तक होता है वो फर्दर 2 में क्लासीफाई किया गया है, नियोनेटल पीरियड एंड पोस्ट नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड जो होता है वो पहले मतलब 0 से लेकर के 28 डेज़ जब तक वो होता है तब तक के पीरियड को कहते हैं। देन पोस्ट नियोनेटल होता है कि 28 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का जो टाइम है वो पोस्ट नियोनेटल पीरियड होता है। प्री स्कूल एज जो है वो 1 से 4 साल का है, यानी कि 4 साल के बाद उसे स्कूल जाना रेडी कर देना चाहिए। देन स्कूल एज जो है बताया गया है वो है 5 to 14 ईयर्स। अब हम बात करते हैं जो नियोनेट्स हैं, यानी कि अभी अभी जो जन्मे हैं या फिर जो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ में है, उनकी किस तरह से केयर करनी चाहिए। तो इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इमीडिएट केयर देखते हैं कि जैसे ही जस्ट अभी बच्चा जन्म लिया है उसको किस तरह से केयर करनी चाहिए। तो क्योंकि बेबी अभी अपने मदर के वोम से निकला है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, उसके लंग्स अभी ओपन नहीं हुए होते हैं। इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो एयरवे है वो क्लीन रहे। तो हम सबसे फर्स्ट जो है उसका एयरवे क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है APGAR स्कोर। APGAR स्कोर क्या होता है, ये एक तरह से 5 पार्ट असेसमेंट है जो कि एक न्यूबॉर्न में करते हैं ताकि हमें पता चल सके उसके रिफ्लेक्सेस और उसका रेस्पिरेशन, उसका पल्स किस तरह से है। तो उसको हम एक बार समझते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो स्कोर देखते हैं कि 0, 1 और 2 ये स्कोर सिस्टम है। 0 यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 1 यानी कि थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सेज है और 2 यानी कि वो एक्टिव है। सबसे पहले APGAR, सबसे पहले ए देख रहे हैं एक्टिविटी, तो उसके मसल में कितना टोन है या कितना वो मूव कर पा रहा है, उसके बेसिस पे हम उसे 0, 1 और 2 पॉइंट्स देंगे। अगर वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा है, उसके मसल में कोई टोन नहीं है, तो वो एब्सेंट, दैट इज़ 0 पॉइंट। और अगर वो हैंड्स को फ्लेक्स कर पा रहा है दैट इज़ 1 पॉइंट, और वो बिल्कुल एक्टिव है तो 2 पॉइंट्स। उसी तरह से पी से पल्स हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे, अगर बिल्कुल ही एब्सेंट है, मिल ही नहीं रही है, तो उसको 0 पॉइंट। अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो उसको 1 पॉइंट, और अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 2 पॉइंट, क्योंकि जो बेबी होता है उसका पल्स रेट नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है। फिर है G, दैट इज़ ग्रिमेस, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। तो किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है उस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है। 0 पॉइंट्स फॉर फ्लॉपी रिफ्लेक्सेस, 1 पॉइंट फॉर मिनिमम रिस्पॉन्सेज एंड 2 पॉइंट्स फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है A, दैट इज़ अपीयरेंस। अगर बेबी का जो कलर है वो ब्लू या पेल कलर का होता है तो उसे हम 0 पॉइंट देंगे। 1 होता है जब जो बेबी का कलर है वो पिंक बॉडी होती है और उसका जो एक्सट्रीमिटीज़ होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। 2 पॉइंट देंगे जब जो बेबी है उसका पूरा ही बॉडी कलर पिंक होता है, यानी कि उसमें RBCs वगैरह या हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा खासा है, तो हमें बेबी का जो बॉडी है वो पिंक कलर की देखने को मिलती है। फिर है R फॉर रेस्पिरेशन। अगर बिल्कुल ही एब्सेंट है तो उसको 0 पॉइंट देंगे, अगर धीरे धीरे है और इरेगुलर है तो उसको 1 पॉइंट देंगे, और अगर वो क्राई कर रहा है तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। अब ये एग्जामिनेशन करने के बाद हम टोटल पॉइंट्स को काउंट करेंगे। अगर जो पॉइंट्स है वो 1 to 3 के बीच में आते हैं तो मतलब जो बच्चा है वो अभी बहुत ज़्यादा रिस्क फेज़ में है, यानी उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। 4 to 6 के बीच में आता है तो मीडियम है, और 7 to 10 के बीच में आता है तो मतलब जो बच्चा है वो सही है। फिर हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट है केयर ऑफ कॉर्ड। तो मैंने बताया कि जो कॉर्ड है जब उसमें पल्सेशन बंद हो जाए तभी हमें जो कॉर्ड है उसको क्लैम्प करना चाहिए। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ आइज़। तो आइज़ के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला जाता है 1%। देन है केयर ऑफ स्किन। 6th इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड 7th इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग विदिन 1 आवर कराना ज़रूरी होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं नियोनेटल एग्जामिनेशन की। तो नियोनेटल एग्जामिनेशन भी 2 तरह से होता है, एक तो फर्स्ट एग्जामिनेशन, दूसरा सेकंड एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जामिनेशन जो बर्थ के जस्ट बाद हम लोग करते हैं टू डिटेक्ट एनी इंजरी ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी कोई बेबी को कोई इंजरी तो नहीं आई या उसे कोई मेलफॉर्मेशन, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, उस चीज़ को जांचने के लिए जो सबसे स्टार्टिंग में हम जितनी भी एग्जामिनेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो बेबी को हो सकता है कि साइनोसिस हो, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो, इम्परफोरेटेड एनस, परसिस्टेंट वोमिटिंग देखने को मिलेगी, या किसी तरह का सेरिब्रल इरिटेशन जैसे कि कन्वर्जन, नेक रिजिडिटी, बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल, या टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी देखने को हमें मिलेगी। देन सेकंड एग्जामिनेशन तब किया जाता है जब एक पीडियाट्रिशियन प्रेजेंट हो, और ये पीडियाट्रिशियन के द्वारा ही किया जाता है विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। ये एक तरह का डिटेल सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है फ्रॉम हेड टू टो।
नेक्स्ट है मेजरिंग द बेबी, जिसमें हम बेबी का वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क इन्फेंट्स। तो कुछ बेबीज़ का बर्थ ऐसे होता है जो कि ज़्यादातर रिस्क साइड पे होते हैं कि उनका जो लाइफ है वो सही से चल पाएगा या नहीं। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखते हैं कि अगर जो बेबी है उसका जो वेट है, बर्थ वेट, वो 2.5 kg से कम हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ट्विन्स होते हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि एक को हो सकता है कि न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, एक बहुत छोटा रह गया हो, या फिर उसका जो प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए था वो ना हुआ हो। देन थर्ड है कि बर्थ ऑर्डर 5 एंड मोर, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें भी हमें एक रिस्क देखने को मिलता है। फोर्थ है आर्टिफिशियल फीडिंग। फिफ्थ इज़ द वेट बिलो 70% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट। सिक्स्थ इज़ द फेलियर टू गेन वेट ड्यूरिंग 3 successive months। सेवेंथ इज़ द चिल्ड्रन विद द PEM एंड डायरिया। एट्थ है अगर जो मदर है या फिर कोई भी एक पेरेंट वर्किंग होता है तो उसमें भी हमें रिस्क देखने को मिलता है कि जो बेबी है उसका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाता है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सर्विलेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना कि मतलब जो बच्चा है वो हेल्दी या हेल्दी डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसमें हम फिजिकल ग्रोथ को किस तरह से मेजर करेंगे, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है वेट, हाइट, चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, तो ये सब चीज़ें हम लोग मेजर करते हैं। देन आता है चाइल्ड ग्रोथ के स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि हम जो एवरेज वेट इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलता है पर वीक और पर ईयर के हिसाब से, वो बता रखा है, और एवरेज हाइट किस तरह से इंक्रीज़ करती है इन ईयर, वो भी बता रखा है। तो देखते हैं, पर वीक के हिसाब से जो 3 महीने का बच्चा होता है उसमें 200 ग्राम हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। 4 से 6 महीने में हमें 150 ग्राम, और 7 से 9 महीने में 100 ग्राम, 10 से 12 महीने में हमें 50 से 75 ग्राम इंक्रीमेंट देखने को मिलता है पर वीक। वहीं हम पर ईयर देखते हैं तो जो वेट है वो 1 से 2 साल में 2.5 kg बढ़ सकता है, और 3 से 5 साल के बीच में 2 kg एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। वहीं अगर हम हाइट की बात करते हैं तो पर ईयर के हिसाब से हम देख रहे हैं, पहले ईयर में 25 सेंटीमीटर तक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, सेकेंड ईयर में 12 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट देख सकते हैं, थर्ड ईयर में 9 सेंटीमीटर, फोर्थ में 7 सेंटीमीटर, और फिफ्थ ईयर में 6 सेंटीमीटर हम इंक्रीमेंट देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ नीचे एक और टेबल बना रखी है जहाँ पे एज को मंथ्स में बता रखा है, और उसके हिसाब से एवरेज वेट और एवरेज लेंथ बताया गया है अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स। यहाँ तक हमने इन्फेंट्स की बात कर ली कि उनकी किस तरह से केयर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्री स्कूल चाइल्ड की, कि इनकी किस तरह से केयर करनी होगी। तो कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम 1 साल से लेकर के 4 साल के बच्चों में देख सकते हैं जनरली। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि लो बर्थ वेट, malnutrition, infections and parasitosis, एक्सीडेंट्स एंड पॉइजनिंग, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती हैं। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि जो मदर हैं, अगर वो 18 साल से कम है या फिर ओवर 35 है, या उनका मल्टीपल बर्थ हो चुका है, तो जो मदर है वो खुद मेल नरिश्ड है, या उनको खुद ही मतलब प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, तो बच्चे की हेल्थ भी ऑब्वियस सी बात है कि उस पर भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड, या फिर जो सोशल इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनका जिस तरह से लाइफस्टाइल है, उनका कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशनल हैबिट्स, वो सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं एक चाइल्ड के मेंटली और फिजिकली। देन थर्ड फैक्टर है कि जो फैमिली है उसका साइज़, और फैमिली में जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, जो फैमिली स्टेबिलिटी है, वो भी डिपेंड करती है कि जो चाइल्ड है उसका किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि पॉवर्टी, इलिटरेसी और सिकनेस, इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, या बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे, यानी कि अगर वो जो बच्चा है अगर वो किसी भी अनहाइजीनिक प्लेसेस में रहता है तो उसको चांसेस हैं कि ज़्यादातर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि डायरिया हो सकता है, टाइफाइड, निमोनिया, या अदर बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं केयर ऑफ द हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मेनली 3 टर्म्स दे रखे हैं जो कि है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो सबसे पहले इम्पेयरमेंट क्या है, तो इम्पेयरमेंट किसी भी तरह का लॉस हो सकता है या एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, ईदर इट्स फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, या फिर किसी भी तरह का फंक्शन में अगर किसी तरह का लॉस होता है तो उसे हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे। जैसे कि किसी का लिम्ब लॉस हो जाना, ऑर्गन और अदर बॉडी स्ट्रक्चर डिफेक्ट और लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें हम इम्पेयरमेंट में रखेंगे। देन आता है डिसेबिलिटी टर्म। तो डिसेबिलिटी मेनली रिजल्ट होता है कॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट,
यानी कि अगर सपोज़ करो किसी का लिम्ब नहीं है, तो उसकी वजह से उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे चलने में दिक्कत होगी। तो किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन अ मैनर और विदिन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन कर सकता है, अगर उस चीज़ को करने में किसी तरह का रुकावट आ रहा है बिकॉज ऑफ एनी इम्पेयरमेंट, तो उसको हम बोलेंगे डिसेबिलिटी। थर्ड टर्म है हैंडीकैप। तो हैंडीकैप क्या होता है? ये रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ एनी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, किसी भी रीज़न से हो सकता है। अगर उस पर्सन को किसी भी तरह का डिसएडवांटेज मिल रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन, तो उसको हम बोलेंगे हैंडीकैप। ये डिपेंड करता है एज, सेक्स, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस पे। तो हैंडीकैप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह से हो सकता है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस एक तरह का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में देखें तो उसकी आइज़ प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पे उसका डिसेबिलिटी क्या हुआ कि वो देख नहीं पा रहा है। अब वो हैंडीकैप है, मतलब कि वो जो देखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर वर्क है या ये इन सब चीज़ों में जो नॉर्मल पर्सन कर सकता है, तो वो नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से वो हैंडीकैप माना जाएगा। देन है लॉस ऑफ पेरेंट्स, ये एक तरह का एक्सट्रिंसिक हैंडीकैप कहा जाएगा। अब हैंडीकैप चिल्ड्रन को 3 में क्लासीफाई करते हैं, जो कि है फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप और सोशली हैंडीकैप। फिजिकली क्या आ सकता है? वही कि अगर कोई जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि ब्लाइंड है, डेफ, म्यूट, या फिर हेयर लिप, क्लेफ्ट पैलेट, पोलियो, सेरेब्रल पैल्सी, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, रोड एक्सीडेंट्स, बर्न्स, किसी भी तरह से कोई बर्थ डिफेक्ट हो, इन्फेक्शन, एक्सीडेंट, ये सब कुछ हम लोग फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन बोलेंगे। मेंटली हैंडीकैप क्या हो सकता है कि अगर किसी तरह का उसे मेंटल रिटार्डेशन हो, किसी इन्वायरमेंटल या पेरेंटल एज वेल एज द पोस्ट नेटल कॉजेज़ की वजह से किसी तरह का मेंटल टेंशन हो, तो उसको हम लोग मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन बोल सकते हैं। सोशली हैंडीकैप्ड क्या होते हैं? क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है या लैक होता है उनके लर्निंग प्रोसेस में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो उनको हम सोशली हैंडीकैप बोलते हैं। अब इनको प्रिवेंट करने के लिए 2 तरह से बताए गए हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? उनकी काउंसलिंग करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग। तो जेनेटिक काउंसलिंग में ये बताया जाता है कि जो ऑप्टिमम एज होती है फॉर नॉर्मल बेबी, वो होता है बिटवीन 20 to 30 ईयर्स। तो इस रेंज में ही आपको बेबी के लिए प्लान करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, पीपल एट रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग इनहेरिटेड डिजीजेज सच एज द क्रोमोसोमल और सेक्स लिंक डिजीजेज शुड बी आइडेंटिफाइड। तो ऐसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है कि इम्यूनाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है अगेंस्ट रूबेला या फिर अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होते हैं उनके अगेंस्ट में। फोर्थ है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए मदर का, ताकि जो बेबी है वो भी अपनी मेच्योरिटी को गेन कर सके, ताकि जो आने वाला बेबी है उसे किसी तरह का मेंटल हैंडीकैप ना होना पड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो हम पहले से ही ये डायग्नोज कर लें कि जो बेबी है मदर के वूम में वो कहीं हैंडीकैप या किसी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसमें, तो हम ये पहले से ही डायग्नोज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अगर वो किसी तरह से हैंडीकैप्ड है भी, तो हम उसे स्पेशलाइज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दे सकें, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या प्रोस्थेटिक के द्वारा हम उसे कुछ हद तक नॉर्मल पर्सन के जैसे रहने के लिए बना सकते हैं। हम हेयरिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वोकेशनल गाइडेंस, यानी कि जो बच्चा है उसको हम ट्रेन करें कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग कैसे कर सकता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखे होंगे। लास्ट जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो होता है इंडिकेटर ऑफ एमसीएच केयर। तो इसमें हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इनको एक्सेस करने के लिए मेन 3 पैरामीटर्स लेते हैं, जो कि है मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिसको हम 3 में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेकेंड है मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड थर्ड है मोर्टेलिटी इन चाइल्डहुड। तो जो मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी है, तो इसको भी हम फर्दर 4 तरीके से देख सकते हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो मोर्टेलिटी इन चाइल्डहुड है उसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। 1 से 4 साल के बच्चे में मोर्टेलिटी रेट कितनी है, अंडर 5 ईयर कितनी मोर्टेलिटी रेट है एंड चाइल्ड सर्वाइवल रेट। तो यहाँ तक था आपका पूरा ये चैप्टर जो कि अब ख़त्म हो रहा है। That's it for the lecture. If you understand the video, then please do like, comment and share among your friends. And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel. Thank you.